नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एमसीक्यूज एंड वन लाइनर सीरीज के भाग 18 हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं और आज आपका भाग 19 है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत से फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी भी इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1890, 1893, 1866 या फिर 1889। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा आपका 1893। 1893 ईस्वी को भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। आइए दोस्तों अब इससे जुड़े कुछ अदर पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना 1893 को हुई थी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। और कहां पर हुई थी? मुक्तेश्वर नैनीताल में हुई थी। और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से यहाँ पर की गई थी। तो अल्फ्रेड लिंगार्ड ने भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों IVRI से पहले इसका नाम क्या था, तो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी इसका नाम पहले था। और अल्फ्रेड लिंगार्ड ने यहाँ पर घोड़ों व गौ पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गौ और पशुओं पर होने वाले सर्रा रोग पर शोध कार्य कहाँ पर किया गया था, तो यहीं मुक्तेश्वर में किया गया था और इसी इंस्टीट्यूट में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा किया गया था। इसके अलावा दोस्तों 1924 में एडवर्ड्स ने रिंडरपेस्ट नामक रोग का टीका यहाँ पर खोजा था, तो इम्पॉर्टेंट है। और मुर्गियों के रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार भी इसी सेंटर में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये रिसर्च सेंटर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च रखा गया और आज़ादी के बाद इसका नाम चेंज करके इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके पास एग्जाम में कोई सा भी एक फैक्ट पूछा जा सकता है, तो आपने इन सारे फैक्ट्स को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विवाह की सांगजांगी व पिंडा संस्कार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। आपके ऑप्शन है थारू जनजाति, राजी जनजाति, बोक्सा जनजाति या फिर भोटिया जनजाति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा आपका राजी जनजाति। दोस्तों आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में 5 जनजातीय समुदाय रहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय आपका थारू है और जो सबसे छोटा जनजातीय समुदाय है यह है आपका राजी। आइए दोस्तों अब राजी से संबंधित कुछ अदर फैक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो राजी जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, तो पिथौरागढ़ के धारचूला, डीडी हाट विकास खंडों के 7 गाँवों में ये जनजाति यहाँ पर निवास करती है। इसके अलावा दोस्तों राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति राय जनजाति है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। और इस जनजाति के लोग काष्ठ कला में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं और काष्ठ कला का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, तो राजी जनजाति करती है। इसके अलावा दोस्तों राजी जनजाति को बनरौत या फिर जंगल का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों आपके पास ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि जंगल का राजा या फिर बनरौत किसे कहा जाता है, तो राजी जनजाति को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा है आपकी मुंडा और आवासों को रौतुड़ा कहा जाता है। तो राय जनजाति के आवासों को क्या कहा जाता है, तो रौतुड़ा कहा जाता है और भाषा क्या है इनकी मुंडा है। इसके अलावा दोस्तों राय जनजाति में पहले पलायन विवाह का प्रचलन था और इनका प्रमुख त्योहार कर्क व मकर संक्रांति तथा प्रमुख देवता बागनाथ है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इनका प्रमुख त्योहार कौन है, तो कर्क या फिर मकर संक्रांति है और जो प्रमुख देवता है वो कौन है, आपका बागनाथ है। इसके अलावा दोस्तों राजी जनजाति में मूक विनिमय प्रथा पाई जाती है। अब दोस्तों मूक विनिमय प्रथा होती क्या है, माना मैं राजी जनजाति का सदस्य हूँ, तो राजी जनजाति में होता क्या है और मुझे आज 1 कटोरी चीनी चाहिए, तो मैं एक पर्ची बनाऊंगा और उस पर लिख दूंगा कि भैया मुझे 1 कटोरी चीनी चाहिए और जो मेरा पड़ोसी होगा उसके दरवाजे पर वो पर्ची टांग दूंगा। तो अगली रात को क्या करेगा भैया, वो जो मेरा पड़ोसी रहेगा वो वहाँ रात में 1 कटोरी चीनी रख देगा और मैं रात में चुपके से उस 1 कटोरी चीनी को अपने घर में ला लूंगा। तो इसी प्रथा को कहा जाता है दोस्तों मूक विनिमय प्रथा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रथा है और कौन सी जनजाति में देखने को मिलती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजी जनजाति में देखने को मिलती है और राजी जनजाति के लोग रिंग डांस भी करते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों राजी जनजाति से संबंधित बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो एग्जाम में आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो उत्तराखंड की जनजाति के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1902, 1905, 1906 या फिर 1908। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा आपका 1905। राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 ईस्वी में हुआ था। और किसके प्रयासों से हुआ था, तो टीजी लैंगस्टॉफ के द्वारा इस पर्वतारोहण का शुभारंभ उत्तराखंड की धरती के अंदर हुआ था। आइए दोस्तों अब कुछ अदर डिटेल भी उत्तराखंड पर्वतारोहण से संबंधित हम जान लेते हैं। तो दोस्तों नंदा देवी का सर्वप्रथम आरोहण 1936 में ओडल व टेलमैन ने किया था। इसके अलावा दोस्तों 1953 में एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था। बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है आपसे। इसके बाद दोस्तों 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर इस संस्थान की स्थापना हुई थी, तो आपकी उत्तरकाशी में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों 1984 में इसी संस्थान की बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला यहाँ पर बनी थी। और बछेंद्री पाल इनको इसके लिए कई सारे सम्मान भी दिए गए। 1985 में इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया और 1986 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोस्तों पिथौरागढ़ के लवराज सिंह व धर्मसक्तू ने लगातार 7 बार एवरेस्ट आरोहण किया है। इनको 2014 में तेनसिंग नोर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों 1981 में हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का सफल आरोहण किया था। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हर्षवंती बिष्ट का संबंध किससे है, तो पर्वतारोहण से है। और इन्होंने क्या किया था, तो 1981 में नंदा देवी जो आपका शिखर है, जो आपका चमोली जनपद में पड़ता है, इसका सफल आरोहण किया था। और दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हुकुम सिंह रावत द्वारा कंचनजंगा का सफल आरोहण कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था। और दोस्तों वेरी फेमस आजकल देहरादून की 2 बहनें तासी और नुक्सी, इन दोनों बहनों ने 7 महाद्वीपों के ऊंची चोटियों का सफल आरोहण किया है। और दोस्तों आजकल भी इनका एक नया शो जो एडवेंचर के ऊपर बेस्ड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट है जो उत्तराखंड में पर्वतारोहण से संबंधित है और आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब से हुई थी। आपके ऑप्शन है 2001, 2002, 2004 या फिर 2003। तो दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2002 से हुई थी। तो 2002 इसका राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अब इस योजना से संबंधित कुछ अदर पहलुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग बैंकों के माध्यम से 40 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करा रहा था और स्वीकृत धनराशि पर 15 लाख रुपए की राजकीय सहायता भी इसमें दी जाती है। तो दोस्तों ये फैक्ट भी आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब से हुआ था, तो 1 जून 2002 से हुआ था। और कितने लाख रुपए तक की धनराशि इसमें दी जाती है, तो 40 लाख रुपए तक की धनराशि इसमें दी जाती है। तो दोस्तों ये था आपका आज का MCQs एंड वन लाइनर सेशन पसंद आया हो तो सभी तक हमारी वीडियो और PDF को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल के बेस्ट MCQs एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। पढ़ते रहें, खुश रहें और मेहनत करते रहें।